अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा F2 का एक ऐसा एरिया है जो डायरेक्टली लिंक करता है विद F5, यानी कि पीएम के सब्जेक्ट से डायरेक्टली लिंक करता है ये एरिया। एरिया का नाम है ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को एडवांस कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब इसमें हमें F2 में चार चीजें पढ़नी है, और ये चार चीजें आपसे जो एग्जामिन होंगी ये होंगी टोटल थ्योरेटिकली। इसमें आपसे कोई भी जो एरिया है उसके एमसीक्यूज जो आपके पास आएंगे वो कैलकुलेशन में से नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में से होंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें चार चीजें पढ़नी है: एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग। और हमारा इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीसी, उसके बाद टीक्यूएम, फिर टारगेट कॉस्टिंग, और फिर आखिर में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे। ऑल्दो इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है जो एग्जामिन होगी, स्टिल आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स ऑफ एबीसी, टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, क्योंकि ये चीज आपके पास आगे F5 में आती है और बहुत ज्यादा टेस्ट होती है। इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक सा एरिया है। हम लोग शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की, तो मेरे जहन में दो कॉस्टिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। एक है मेरे पास एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है मेरे पास मार्जिनल। बट व्हेन इट कम्स टू एबीसी, एबीसी डील करता है, या एबीसी एडवांस वर्जन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। एबीसी जो है वो एडवांस वर्जन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। Absorption costing method of costing in which all fixed and variable costs are charged to the product using the following steps. हमें पता है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट पे ओवरहेड्स को चार्ज करते थे। पहले एलोकेशन होती थी, फिर अपॉर्शनमेंट होती थी, फिर रीअपॉर्शनमेंट होती थी, फिर हम डिपार्टमेंटल रेट निकालते थे, फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे, और फिर अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेस पर हम अपने ओवरहेड्स को चार्ज कर दिया करते थे अपने प्रोडक्ट पर। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। नाउ व्हेन इट कम्स टू एबीसी, एबीसी या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। क्यों? क्योंकि ये भी ओवरहेड को चार्ज करता है आपके प्रोडक्ट पर, बट रादर देन कि मैं टोटल ओवरहेड्स को एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी की बेस पे चार्ज करूं, अब मैं ओवरहेड्स को उनके उस फैक्टर की बेस पे चार्ज करता हूं जिसकी वजह से वो ओवरहेड इनकर हुआ। मतलब सर जी, ये चीज समझ नहीं आई कि वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से वो ओवरहेड जो है वो इनकर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो इनकर की, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने इनकर की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों इनकर की गई? क्योंकि मैंने ऑर्डर किया सामान। आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। और अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। हमने पढ़ा था कहाँ पर? मटेरियल कॉस्टिंग में। अच्छा जी, ओके। अगर मैं मशीन को हैंडल करने की कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, या मशीन ऑपरेटिंग ऑपरेशंस की कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रोडक्शन रन, देयर इज अ प्रोडक्शन रन। मशीन चल रही है, कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो मशीन की कॉस्ट आ रही है। तो इस तरीके से एबीसी कहता है कि यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज ऑफ द कॉस्ट। वो जो कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो उसका कॉज क्या है, और फिर उस कॉस्ट को, उस कॉज को बेस बनाते हुए अपने प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो आप। किस तरीके से? पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स which cause the cost of an organization's major activities। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई मशीन हैंडलिंग है। मशीन हैंडलिंग का क्या मतलब है? मशीन चल रही है तो ये किस पर आ जाएगा? प्रोडक्शन रन पे। भाई प्रोडक्शन होगी
तो मशीन को चलाने के लिए बंदा चाहिए ना। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मशीन हैंडलिंग के लिए कोई बंदा चाहिए होगा मुझे? क्या मैं कोई कॉस्ट इनकर करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर करूंगा तो कोई कॉस्ट आएगी ना, अगर ऑर्डर ही नहीं कर रहा तो कोई कॉस्ट नहीं होगी। Overheads are charged to the product on the basis of their usage of factor causing the overheads. It is more accurate than the traditional absorption costing. बिल्कुल सही बात है। पहले मैं क्या कर रहा था, सारे ओवरहेड्स को एक जगह इकट्ठा करता था बाय यूजिंग एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड रीअपॉर्शनमेंट, और उसके बाद मैं अपने बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी की बुनियाद पर एक रेट निकाल के उनको एब्जॉर्ब कर लेता था। ऐसा क्यों भाई, मैं क्यों करूं ऐसा? वाई कांट आई डू दिस, कि भाई ये ओवरहेड इसकी वजह से इनकर हुआ है, इसके हिसाब से चार्ज कर दो आप अपने प्रोडक्ट पे। सिंपल। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है? पहले तो आप अपनी कॉस्ट को आइसोलेट करो, आइसोलेट योर कॉस्ट्स। आपकी कौन कौन सी कॉस्ट है, किस वजह से आ रही है, आइसोलेट करो। फिर उनके फैक्टर्स ढूंढो, उनका उनकी वो वजह ढूंढो जिस वजह से वो कॉस्ट इनकर हुई। फाइंड आउट द आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, और फिर इस फैक्टर की बेस बनाते हुए यूजेज के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से कॉस्ट को चार्ज कर दो अपने प्रोडक्ट पे। इट इज एज सिंपल, काइंड ऑफ एन अपॉर्शनमेंट, बट यहाँ पे मैं टोटल या जनरल नहीं कर रहा, यहाँ पे अब मैं स्पेसिफिक ओवरहेड, स्पेसिफिक एक्टिविटी पे कर रहा हूँ। एक्टिविटी कॉजेज कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जो पिन पॉइंट्स है एबीसी के वो क्या है? एक्टिविटी कॉजेज कॉस्ट, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कॉस्ट की वजह बन सकती हैं। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है मेरे पास? ऑर्डरिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मशीनिंग, असेंबली, प्रोडक्शन स्केजुलिंग एंड डिस्पैचिंग। अब अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मशीनिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है, प्रोडक्शन सेटअप या प्रोडक्शन रन, असेंबली है, प्रोडक्शन रन, एंड सो फोर्थ। बाकी सबका जैसे डिस्पैचिंग है तो डिस्पैचिंग का क्या हो जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच के मैंने कितने ऑर्डर्स भेजे और उसमें से इस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर थे। प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट डिमांड फॉर द एक्टिविटीज। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो उस पे होने वाले खर्चे जो हैं, उस पे होने वाला जो काम है, उसकी डिमांड बढ़ेगी ना मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कपकेक, तो एबीसी पीएलसी कपकेक जब बना रहा था तो एक एक्टिविटी थी हमारे पास, क्या चीज? मिक्सिंग। अब वो मिक्सिंग एक एक्टिविटी क्यों आई? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं कपकेक बनाऊंगा। तो जब मैंने कपकेक की प्रोडक्शन स्टार्ट की तो उससे, उसके साथ साथ मेरी फिर एक्टिविटीज की डिमांड भी बढ़ी ना, कि बैटर मिक्स करूंगा तो कपकेक बनेगा, बेक करूंगा तो कपकेक बनेगा। ये चीज थी ना, ये डिमांड बढ़ती गई एक्टिविटीज की जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है। अच्छा जी, कॉस्ट आर असाइंड टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स कंजम्पशन ऑफ द एक्टिविटीज। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं खाली कपकेक बना रहा हूं तो वो तो सारी की सारी कॉस्ट कपकेक पे जाएगी ना, फिर तो मुझे किसी और चीज के अंदर कॉस्ट को डालने की जरूरत ही नहीं किसी और प्रोडक्ट पे, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट ही एक है, कहीं और कॉस्ट नहीं जाएगी। वो सारा का सारा काम किस पर हो रहा है? कपकेक पर हो रहा है। वॉट इफ कि मेरे पास कपकेक है, डोनट है और मफिन है। अब मैं तीन प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, तो इन तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर कितनी एक्टिविटी लगी, उसके ओवरहेड को उस एक्टिविटी के हिसाब से प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मटेरियल जो है वो मफिन के लिए इतनी दफा मंगवाया गया, कपकेक के लिए इतनी दफा मंगवाया गया, और डोनट के लिए इतनी दफा मंगवाया गया। अब स्टोर्स की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो टोटल नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो कि कपकेक के लिए कितनी दफा मंगवाया गया। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही। पहले मैंने जब रीअपोर्शनमेंट करवाई थी आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो हम लोगों ने रीअपोर्शन किए थे सर्विस कॉस्ट सेंटर को
प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे मैं अब कॉस्ट सेंटर्स में नहीं डलवा रहा, अब मैं डिपार्टमेंट्स में नहीं डलवा रहा, अब मैं प्रोडक्ट पे डलवा रहा हूँ। तो ये चीज समझ आती है। अब मैं यहाँ पर डिपार्टमेंटल रेट पे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे OAR पे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से ओवरहेड्स को चार्ज कर रहा हूँ। जब मैं इसका सवाल करवाऊंगा आपको मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कॉस्ट पूल, सबसे पहली चीज, cost pools or an activity is a pool for collecting cost which consumes resources that derive costs. Cost pool क्या होता है? Cost pool एक बेसिकली उस मजमुए को कहा जाता है जिसमें मेरे पास तमाम कॉस्ट जितनी भी मैंने इनकर की हैं उनकी सारी की सारी डिटेल्स हो, कि फॉर एग्जांपल भाई ये कॉस्ट है, एक्स कॉस्ट है, वाई कॉस्ट है, जेड कॉस्ट है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट पूल आ गया। Costs are first allocated to these cost pools and then are passed on to the product using cost drivers. For each cost pool, there is a cost driver. जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि इमेजिन करो ये एक कॉस्ट पूल है। ये क्या है? कॉस्ट पूल है। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्स हैं। अब इन सारी डिफरेंट कॉस्ट्स को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर दूंगा, दैट इज अ कॉस्ट पूल। और हर एक कॉस्ट जो है XYZ ABCDEFGH, अब जो X है उसके लिए जो ड्राइवर है वो है IJKLMNOPQR और S। XYZ ABCDEFGH मेरे पास थे कॉस्ट पूल, ये कॉस्ट्स है मेरे पास। और IJKLMNOPQRS मेरे लिए क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉस्ट मैंने इनकर की। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी लेवल is the factor which causes a change in the organization's major activities of output. Major activities of output. अच्छा, ये हो गया। स्टेप्स क्या होते हैं एबीसी में, किस तरीके से एबीसी काम करता है? आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड देयर एलोकेटेड कॉस्ट्स। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है और उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या है, ये भी आइडेंटिफाई करो। इन अदर वर्ड्स, आइडेंटिफाई कॉस्ट पूल्स। स्टेप टू, आइडेंटिफाई कॉस्ट फैक्टर विच कॉजेज द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। वो फैक्टर आइडेंटिफाई करो जिसकी वजह से वो कॉस्ट इनकर हुई, कॉस्ट ड्राइवर। अब आप हर कॉस्ट को लेकर उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक ओवरहेड रेट आ जाएगा फॉर ईच कॉस्ट पूल। फॉर ईच कॉस्ट इन द कॉस्ट पूल वी नीड टू कैलकुलेट एन ओवरहेड रेट। और ये ओवरहेड रेट मैं कैसे निकालूंगा? कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। ये ओवरहेड रेट मैं कैसे निकालूंगा? टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट, सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ इन अ कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय फैक्टर रीजन फॉर द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर। और फिर चौथा स्टेप है एब्सॉर्ब ओवरहेड इनटू द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द ओवरहेड रेट। आई बिलीव थ्योरी में मुश्किल होगी आप लोगों को क्योंकि हमें आदत नहीं है इतनी थ्योरी पढ़ने की, लेकिन जब मैं इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। ऑल्दो कैलकुलेशन इज नॉट एग्जामिनेबल इन F2, स्टिल मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से होगा। पहले पढ़ लेते हैं इसको पूरा। अब यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कॉस्ट पूल्स की और कॉस्ट ड्राइवर की। कॉस्ट पूल में जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मशीन सेटअप, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, पैकिंग एंड इंस्पेक्शन। और ये कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ डिस्पैचेस, नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने ऑर्डर किया। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन रन किया। मशीन सेटअप कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने मशीन सेटअप किए। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने मशीन आवर्स यूटिलाइज किए। प्रोडक्शन स्केजुलिंग कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन रन किया।
डिस्पैचिंग कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने डिलीवरी की। पैकिंग कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने पैकिंग ऑर्डर्स किए। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्यों इनकर हुई? क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन करवाई। अब ये जितनी भी कॉस्ट हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वजह थी, और वो वजह ये लिखी हुई है। देखो यहाँ पर एक बात याद रखो, मैंने जो यहाँ पर आपके लिए कुछ बेसिक वजह और उनकी कॉस्ट लिख दी है, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको यही कॉस्ट पूल और यही कॉस्ट ड्राइवर दे। एग्जामिनर आपको क्लियर कट मेंशन करता है एग्जाम में कि ये कॉस्ट है और उसका ये कॉस्ट पूल है। अगर नहीं भी मेंशन करता तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी कॉस्ट पे क्या चीज लगनी चाहिए। फिर भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये होता है। अच्छा, रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एबीसी। एबीसी क्यों बनाया गया? Absorption costing is based on the principle that production overheads are driven by the level of production. पहला ऑब्सलीट पहला ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन ओवरहेड्स सिर्फ तब इनकर होंगे जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, या प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर हो रहे हैं क्योंकि मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए, या मेरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी। ऐसा नहीं है। यही वजह है कि हम ओ ए आर जो है वो ज्यादातर निकालते थे यूनिट्स पर, लेबर आवर्स पर या मशीन आवर्स पर। ये उस वक्त मुमकिन तो था जब मैं एक ही यूनिट बना रहा हूं। ये उस वक्त तो मुमकिन था जब मैं एक ही यूनिट बना रहा हूं, या कुछ सिमिलर और सिंपल यूनिट्स बना रहा हूं। जैसे कि अब मफिन और कपकेक कितने सिमिलर है, सिंपल है, सिमिलर है। तो इस सूरत में मैं इसको चला सकता हूँ। वॉट इफ वॉट इफ के मैं मफिन और कपकेक के बाद अब मैं जाता हूँ, लेट्स लेट्स जस्ट से croissant पे जाता हूँ, या मैं डोनट्स पे जाता हूँ। तो उस सूरत में अब मेरे प्रोडक्ट की रेंज बदल गई बिल्कुल। तो वहां पर मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा जी, अब रीजंस क्या है एबीसी के आने के? वो ये कि ओवरहेड्स यूज्ड टू बी स्मॉल इन रिलेशन टू अदर कॉस्ट इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। पहले के मुकाबले में अब अगर देखा जाए तो आपके जो कारोबार है उनमें ओवरहेड्स ज्यादा हो गए हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू डायरेक्ट कॉस्ट। तो जब ओवरहेड्स ज्यादा हो गए तो हमें ओवरहेड्स को चार्ज करने के लिए पता करना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इन ओवरहेड्स को अ, बढ़ा रही हैं या इनकर करवा रही हैं। In addition, production overheads such as machine depreciation will have been a small proportion of overall cost. This is because production was more labor intensive. As a result, direct cost would have been much higher than indirect cost. A rough estimate of the production overheads per unit was therefore fine. ये ट्रेडिशनल सिस्टम का बता रहा है मुझे। ये क्या बता रहा है? ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली हम लोग ऐसे ही करते थे कि जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको हम यूनिट्स, लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स पे चार्ज कर दिया करते थे, क्योंकि हमारा ज्यादातर काम इसी बेस पर होता था और हम बहुत सिंपल चल रहे होते थे। और लेकिन अब क्योंकि ओवरहेड का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है इन टोटल कॉस्ट, और खास तौर पे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर हर एक्टिविटी को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, तो उस सूरत में मेरा काम ज्यादातर जो है वो मशीन इंटेंसिव है। यानी कि मैं ज्यादातर काम जो है वो मशीन से करवा रहा हूँ एज कंपेयर टू ह्यूमन। और जब मशीन चलती है तो मशीन के बहुत सारे खर्चे आते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इतनी नहीं होती। एक वो जमाना था जब एक गाड़ी बनाने के लिए मेरे पास लेबर काम करती थी, मजदूर काम करते थे। आज आप किसी इंडस मोटर की फैक्ट्री में चले जाओ, या क्या कहते हैं किया लकी मोटर्स की फैक्ट्री में आप चले जाओ, वहां पे इंसानों से ज्यादा काम मशीनरी कर रही है। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो वहां पे बहुत मिनिमल हो गई है। अलबत्ता जो ओवरहेड्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इन ओवरहेड्स को मुझे उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से देखभाल कर प्रोडक्ट पे चार्ज करना होता है। इसी वजह से मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बजाय अब एक्टिविटीज पर आ रहा हूँ। अब खुद बताओ, एक तरफ मैं बना रहा हूँ सुजुकी 150, एक तरफ मैं बना रहा हूँ सुजुकी 150, और एक तरफ मैं बना रहा हूँ हायाबुसा। तो हायाबुसा का जो भी खर्चा होगा या हायाबुसा पे जो भी लगने वाली चीजें हैं, क्या वो सुजुकी 150 पे चार्ज करना मुनासिब है? नहीं।
इसी वजह से अब जो काम हायाबुसा के लिए किया जा रहा है, कहने को तो वो भी प्रोडक्शन है, और जो काम 150 सीसी के लिए किया जा रहा है वो भी प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में दोनों पे एक जैसे क्यों चार्ज करूं, जबकि दोनों का काम ही अलग है, दोनों पे होने वाली मेहनत ही अलग है। तो इस वजह से मैं एक्टिविटीज को बुनियाद बनाते हुए इन दोनों पे कॉस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि जो काम हायाबुसा पे किया जा रहा है वो सुजुकी 150 सीसी पर नहीं किया जाएगा। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। तो अब एक नजर पढ़ लेते हैं। इट हैज बिकम मोर मशीन इंटेंसिव एंड एज अ रिजल्ट द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंपेयर्ड टू डायरेक्ट कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड। Therefore, it is important then that an accuracy is made of the production overheads per unit. The nature of manufacturing has changed. Many companies must now operate in a highly competitive environment, and as a result of diversity and complexity of the product has increased. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, हायाबुसा और 150। चलो हायाबुसा और 150 छोड़ दो, सबको नहीं पता होगा। एक तरफ आप बात करते हो सुजुकी स्विफ्ट की, और एक तरफ आप बात कर रहे हो सुजुकी लियाना की। छोड़ दो सुजुकी को। एक तरफ आप बात कर रहे हो होंडा सिटी की, एक तरफ आप बात कर रहे हो होंडा अकॉर्ड की। क्या अकॉर्ड और सिटी सेम है? नहीं। क्या अकॉर्ड और सिटी पे एक जैसा काम हो रहा है? नहीं। क्या अकॉर्ड और सिटी के प्रोडक्शन सेटअप सेम होंगे? नहीं। क्या अकॉर्ड और सिटी के लिए मटेरियल रिक्विजिशन सेम होगी? नहीं। क्या अकॉर्ड और सिटी के लिए मशीन एक वक्त में काम कर रही होगी? नहीं। क्या अकॉर्ड और सिटी में एक जितनी मेहनत लग रही होगी? नहीं। इन दोनों की सारी चीजें मुख्तलिफ है। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन टिल द एंड प्रोडक्ट हर चीज डिफरेंट है। तो मैं एक जनरल ओवरहेड, एक ओएआर की बेस पर इन दोनों पे कैसे चार्ज करूं? नहीं कर सकता ना। तो मैं क्या करूंगा अब, सिंपल, जितने ओवरहेड्स में चार्ज कर रहा हूं उनकी एक्टिविटीज आइसोलेट करो और रीजन पता करो क्यों हो रहे हैं भाई ये। और रीजन के हिसाब से, भाई फॉर एग्जांपल अकॉर्ड ने अब इतने घंटे काम लिया तो अकॉर्ड पे उतने घंटे चार्ज करो। सिटी ने इतने घंटे काम किया तो सिटी पे इतने घंटे चार्ज करो। सिटी पे ये वाले इंडिकेटर्स लग रहे हैं तो सिटी पे ये वाले इंडिकेटर्स चार्ज करो। अकॉर्ड पे एलईडीज लग रही हैं तो अकॉर्ड पे एलईडीज चार्ज करो। ये सारी चीजें जो है कॉस्ट ड्राइवर्स हैं बेसिकली। ओके, अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, और फिर डिसएडवांटेजेस पढ़ के मैं आपको एक सवाल करवा दूंगा। एडवांटेजेस पर आते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट। ओके, बिल्कुल सही बात है, जब मैं एक्टिविटीज की बुनियाद पे करूंगा तो बहुत एक्यूरेसी आएगी। इट प्रोवाइड्स मच बेटर इंसाइट इनटू व्हाट कॉजेज ओवरहेड कॉस्ट। ऑब्वियसली जब मैं एक्टिविटीज को आइसोलेट कर रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ज्यादा ओवरहेड किसकी वजह से आ रहे हैं, या ये ओवरहेड कॉस्ट क्यों आ रहे हैं मेरे पास। एबीसी recognizes that overhead costs are not all related to production and sales volume। बिल्कुल सही बात कर रहा है। हर ओवरहेड प्रोडक्शन या सेल्स से रिलेटेड नहीं होता, और एबीसी इस बात को रिकग्नाइज करता है। इन मेनी बिजनेस ओवरहेड कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन of total cost, and management needs to understand the drivers of overhead cost can be controlled by managing cost drivers। मुझे पता है कि ये काम की वजह से ये खर्चा ज्यादा आ रहा है तो मैं उस काम को थोड़ा कम नहीं कर सकता, या मैं उस काम को आउटसोर्स नहीं कर सकता कि शायद आउटसोर्स करने पर मेरा खर्चा कम हो जाए। तो मेरे कंट्रोल में आ गई ना सारी चीजें। एक जमाने में हम कहते थे कि जनाब फिक्स कॉस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी कंट्रोल में लाऊं। इट कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट रियलिस्टिक कॉस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जब मुझे सारी चीजें अलग अलग पता होंगी तो मेरे लिए एक ज्यादा रियलिस्टिक, एक ज्यादा एक्यूरेट और एक ज्यादा बेहतरीन कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक अच्छा मौका है। एबीसी कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड कॉस्ट, नॉट जस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऑब्वियसली आप उसको नॉन प्रोडक्शन पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड को ही एबीसी के थ्रू कैलकुलेट करो। एबीसी कैन बी यूज जस्ट ABC can be used just as easily in service costing as in product costing। सर्विस कॉस्टिंग में तो एबीसी यूज करना ज्यादा मुनाफे में, ज्यादा अच्छी बात है। क्यों? सर्विस कॉस्टिंग में तो ज्यादातर होती ही मेरे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट है कहाँ सर्विस में मेरे पास? जहां मेरे पास ओवरहेड ज्यादा है वहां तो एबीसी बहुत अच्छे से काम करेगा।
अच्छा, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। ABC will be of limited benefit if the overhead costs are primarily volume related or if overhead is a small proportion of the overall cost। समझना जरा इस चीज को। मैं कहता हूं कि एक ओवरहेड जो मैं इनकर कर रहा हूं, वो इनकर ही तब हो रहा है जब मेरा यूनिट कंप्लीट हो रहा है। एक ओवरहेड जो है वो डायरेक्टली लिंक है किससे? यूनिट कंप्लीशन से। यूनिट कंप्लीट होगा तो ये ओवरहेड में इनकर करूंगा, तो वहां पर एबीसी नहीं चलता, क्योंकि वो वॉल्यूम रिलेटेड है, वो एक्टिविटी रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड है। या तो फिर ओवरहेड इतने कम है कि उधर एबीसी लगाने का फायदा नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू एलोकेट ऑल ओवरहेड कॉस्ट टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ऑब्वियसली आप रेंट को कैसे स्पेसिफिक करोगे, स्पेसिफाई करोगे? नहीं कर सकते ना। तो हर ओवरहेड को आप स्पेसिफिक एक्टिविटी के हिसाब से एलोकेट नहीं कर सकते। द चॉइस ऑफ बोथ एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर्स माइट बी इनअप्रोप्रिएट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो कॉस्ट पूल ले रहे हो और जो कॉस्ट ड्राइवर ले रहे हो, वो आपस में सही से बैठ ना रहे हो। मतलब कैसा लगेगा कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो मैं प्रोडक्शन रन के हिसाब से चला रहा हूँ, तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। तो देयर इज अ चांस कि मैं जो एक्टिविटीज और ड्राइवर्स यूज कर रहा हूँ वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल ना हो। ABC can be more complex to explain to the stakeholders of the costing exercise. The benefits obtained from ABC might not justify the cost. Obviously, आपको हर कॉस्ट के लिए एक अलग से कॉस्ट ड्राइवर निकालना है, तो उसके लिए बंदे आपको हायर करने पड़ेंगे जो कि महंगे पड़ते हैं। चलो बंदे आप नहीं भी हायर करते, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, टाइम इज मनी। एबीसी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, समझाना एक अजाब है। क्योंकि मैं भी आप लोग को समझा रहा हूँ ना, मुझे भी पता है कि आप लोग को जब तक सवाल नहीं करके दिखाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। तो सोचो मैनेजर्स के लिए कितना हेक्टिक हो जाता होगा ये चीज समझाना। क्योंकि वहां पर सवाल करके भी नहीं दिखाना भाई, वहां पर सिर्फ रिपोर्ट्स के थ्रू समझाना है कि ये चीज है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये चीज समझाना जो है काफी हद तक हेक्टिक हो जाता है स्टेक होल्डर्स को, कि हम ये क्यों कर रहे हैं या इस काम को करने की क्या वजह है। और सेकेंडली, कभी कभी एक काम को करने में खर्चा इतना आ जाता है कि उससे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो उस सूरत में यस, एबीसी का ये डिसएडवांटेज है कि एबीसी आपका खर्चा इतना करवा देता है कभी कभी कि शायद उतना आपको एडवांटेज ना हो रहा हो उससे। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एबीसी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो हमने अब पढ़ी हैं। आप में से किसी का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआएं करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।